नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल डेली मॉक टेस्ट में। दोस्तों, अगर आप भी राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी यानी कि फोर्थ ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ब्रह्मास्त्र पुस्तक का जो मॉडल पेपर नंबर 5 है उसको हल करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इस मॉडल पेपर से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भीड़ ने चोर को पकड़ लिया। इस वाक्य में भीड़ शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समूहवाचक संज्ञा। क्योंकि ये जो भीड़ शब्द है इससे एक से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने या पूरे समूह का बोध होता है, इसलिए इसमें समूहवाचक संज्ञा आएगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ताजमहल, इमारत, मिठास या तेल? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ताजमहल में कौन सी संज्ञा है? ताजमहल में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ताजमहल है ये एक विशेष ऐतिहासिक स्मारक का नाम है। किसका नाम है? स्मारक का नाम है, इसलिए इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। किसी विशेष स्थान वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और ये इमारत है, इसमें कौन सी है? इसमें है जातिवाचक संज्ञा। मिठास में कौन सी है? तो इसमें है भाववाचक संज्ञा। और तेल में कौन सी है? तेल में है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, चतुर विशेषण से बनने वाली सही भाववाचक संज्ञा कौन सी है? चतुराई, चातुर्य, चतुरता या ए और सी दोनों? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। चतुर क्या है? ये विशेषण है। जब चतुर विशेषण में कौन सा प्रत्यय लगेगा? जब आई प्रत्यय जुड़ता है तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा चतुराई। और जब इसी चतुर विशेषण में ता प्रत्यय जुड़ता है तो क्या बन जाता है? चतुरता। यानी कि चतुराई और चतुरता इन दोनों में ही भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, वह स्वयं ही सारा काम कर लेती है। इस वाक्य में स्वयं किस प्रकार का सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम क्यों है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने खुद के लिए करता है, जैसे कि स्वयं, खुद और अपने आप, ऐसे शब्दों का प्रयोग जब वक्ता खुद के लिए करता है तो वहां पर हमेशा निजवाचक सर्वनाम होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, तुम कहाँ जा रहे हो? इस वाक्य में तुम किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनाम? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। किसमें? तुम में। क्यों है? क्योंकि ये तुम का प्रयोग है, ये किसके लिए किया जाता है? ये सुनने वाले यानी कि श्रोता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता के लिए किया जाता है वहां पर हमेशा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जैसे कि एक तो हो गया तुम, आप और तू, ये शब्द मध्यम पुरुषवाचक के हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है? कुछ, कौन, यह या जो? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो शब्द है ये कौन सा सर्वनाम है? यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह के अलावा एक और होता है, वह कौन सा होता है? वह, ये भी है निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। यह और वह शब्द किसी पास या दूर की वस्तु, व्यक्ति की ओर निश्चित रूप से संकेत करते हैं, इसलिए इन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी, यह का प्रयोग नजदीक की वस्तु के लिए किया जाता है और वह का प्रयोग दूर की वस्तु के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिसकी आशा ना की गई हो वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? आशातीत, अप्रत्याशित, अचानक या असंभव। तो इसके आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए हम जो शब्द यूज करेंगे वह होगा अप्रत्याशित। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, शत्रु की हत्या करने वाला क्या कहलाता है? शत्रुधन, अज्ञात शत्रु, नरसन या परोपकारी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शत्रुधन। शत्रु की हत्या करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? शत्रुधन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, जो कठिनाई से बचता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? सुपाच्य, गरिष्ठ या गुरुपाक, अपाच्य या मिताहार। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गरिष्ठ या गुरुपाक। जो कठिनाई से पचता हो, जो भोजन कठिनाई से पचता है उसके लिए हम गुरुपाक और गरिष्ठ शब्द का प्रयोग करते हैं, और जो आसानी से पचता है उसके लिए हम सुपाच्य शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, माताजी खाना बना रही है। इस वाक्य में वर्तमान काल का कौन सा भेद है? सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल या संदिग्ध वर्तमान काल। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल। क्यों होगा? क्योंकि क्रिया वर्तमान समय में लगातार जारी है, बना रही है, यानी कि जो क्रिया है वर्तमान समय में जारी है और अभी तक समाप्त नहीं हुई है, इसलिए इसमें अपूर्ण वर्तमान काल या तत्कालिक वर्तमान काल होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, उसने पुस्तक पढ़ी है। इस वाक्य में काल पहचानिए। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल या सामान्य वर्तमान काल। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आसन भूतकाल। उसने पुस्तक पढ़ी है, यानी कि इसमें कौन सा होगा? आसन भूतकाल होगा। क्यों होगा? जिस क्रिया से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में शुरू होकर अभी अभी ही समाप्त हुआ है, वहां पर हमेशा आसन भूतकाल होता है। उसने पुस्तक पढ़ी यानी कि वह अभी पढ़ी है, जस्ट उसने पढ़ी ही है, इसलिए इसमें अभी अभी इसमें क्रिया समाप्त हुई है, इसलिए इसमें आसन भूतकाल होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अम्बुज और अम्बुद शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ क्या है? बादल और कमल, कमल या बादल, पानी और समुद्र, कमल या समुद्र। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अम्बुज का अर्थ होता है कमल और अम्बुद का अर्थ होता है बादल। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वदन और बदन का सही अर्थ युग्म चुनिए। शरीर और मुख, मुख और शरीर, बोलना और कपड़ा, रंग और रूप। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वदन होता है ये होता है मुख और बदन होता है वह होता है शरीर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इति और इति शब्द युग्म का सही अर्थ भेद क्या होगा? समाप्त या दैवीय आपदा, प्रारंभ और अंत, अंत और प्रारंभ, आपदा और समाप्त। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इस छोटी वाली इति का अर्थ होगा समाप्त और इस बड़ी वाली ई का जो अर्थ होगा वह होगा दैवीय आपदा या विघन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध रूप में है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अतिशयोक्ति में ती की मात्रा छोटी आएगी, पूरा स आएगा, यो अतिशयोक्ति ऐसे लिखा जाएगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मेरे को कल दिल्ली जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है?
लिंग संबंधी, वचन संबंधी, सर्वनाम संबंधी या क्रिया संबंधी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वनाम संबंधी। इसमें अशुद्धि है, ये जो मेरे हैं ये क्या है, ये सर्वनाम है, जो कि यहाँ पर गलत आया है। मेरे को नहीं आएगा, ये आएगा मुझे कल दिल्ली जाना है। ये जो वाक्य है ये पूर्ण रूप से शुद्ध है, इसलिए इसमें सर्वनाम संबंधी इसमें क्या थी, अशुद्धि थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, आसमान पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत ऊपर थूकना, किसी महान व्यक्ति पर कलंक लगाने का प्रयास करके स्वयं अपमानित होना, असंभव कार्य करना, अत्यधिक घमंड करना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी महान व्यक्ति पर कलंक लगाने का प्रयास करके स्वयं ही अपमानित होना। आसमान पर थूकना मुहावरे का सही और सटीक अर्थ होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, तलवे चाटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? चापलूसी करना या खुशामद करना, पैर साफ करना, बहुत थक जाना या क्षमा मांगना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चापलूसी करना या खुशामद करना। तलवे चाटना मुहावरे का सही और एकदम सटीक अर्थ होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, चमड़ी जाई पर दमड़ी ना जाई का क्या अर्थ होगा? शरीर को नुकसान पहुंचाना, अत्यधिक कंजूस होना, बहुत गरीब होना या पैसे का सदुपयोग करना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अत्यधिक कंजूस होना। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, स्थावर शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? जंगम, चंचल, जड़ या चेतन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जंगम। स्थावर का सही विलोम होगा जंगम। स्थावर का क्या अर्थ होता है? स्थावर का अर्थ होता है जो एक ही स्थान पर स्थिर रहे, वह क्या होता है? स्थावर। और जंगम का अर्थ क्या होता है? जो चल फिर सके। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अन्तरंग का सही विलोम शब्द क्या है? बहिरंग, बाहरी, उपरांग या विरंग। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अतरंग का जो सही विलोम शब्द होगा वह होगा बहिरंग। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, दामिनी और चंचला किस शब्द के पर्यायवाची है? बिजली, हवा, गंगा या रात। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिजली के पर्यायवाची है दामिनी और चंचला। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कालिंदी किस नदी का पर्यायवाची शब्द है? गंगा, यमुना, सरस्वती या नर्मदा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यमुना नदी का पर्यायवाची है वह क्या है? कालिंदी। कालिंदी है ये यमुना नदी का पर्यायवाची है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में 20 छात्र उपस्थित है, इस वाक्य में 20 किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि ये जो छात्र है ये क्या है? गणनीय। ये क्या है? गणनीय यानी कि गिने जा सकते हैं। और यहाँ पर 20 दे रखा है और 20 एक स्थायी संख्या है, स्थायी यानी कि निश्चित संख्या है, इसलिए इसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, आलस्य संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द क्या होगा? आलस, आलसी, आलसपन या अलसाई। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आलसी। आलस्य में कौन सी संज्ञा है? आलस्य में
भाववाचक, भाववाचक इसमें संज्ञा है और जिससे जो विशेषण बनेगा वह क्या बनेगा, आलसी। आलस्य संज्ञा से आलसी विशेषण बनता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, यह कुत्ता मेरा है। इस वाक्य में यह शब्द क्या है? क्रुशवाचक सर्वनाम, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण क्यों है? जब कोई सर्वनाम, सर्वनाम क्या है यहाँ पे, यह शब्द यानी कि सर्वनाम जो शब्द है ये किसी संज्ञा, यहाँ पर संज्ञा क्या है, कुत्ता है। क्या है? कुत्ता है। अब देखो, जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से ठीक पहले आकर उसकी ओर संकेत या विशेषता प्रकट करता है, वहां पर हमेशा सार्वनामिक विशेषण होता है। ये जो सर्वनाम है और ये संज्ञा है, सर्वनाम में ये संज्ञा से ठीक पहले आ रहा है और इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए इसमें सार्वनामिक विशेषण होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, यह व व्यंजन वर्णमाला के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या नासिकीय व्यंजन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंत्यस्थ व्यंजन। य, र, ल, व, ये जो चारों शब्द है ये कौन से व्यंजन है? अंत्यस्थ व्यंजन है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि इनके उच्चारण के समय जीभ मुंह के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है और जिन शब्दों के, जिन वर्णों के उच्चारण में जो जीभ है ये मुख के किसी भी भाग को पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती है, उनको हम अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, क वर्ग का सही उच्चारण स्थान क्या है? तालु, मूर्धा, कंठ या दंत। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंठ। क वर्ग के सभी वर्णों के उच्चारण गले यानी कि कंठ से होता है, इसलिए इनको कंठ्य व्यंजन भी कहते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकलती है और है जैसी ध्वनि सुनाई देती है, इन्हें क्या कहते हैं? अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष या सघोष। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाप्राण व्यंजन कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण है वह कौन सा है? वह महाप्राण है। जैसे कि ख और घ, ख का उच्चारण करने पर देखो है जैसी ध्वनि में सुनाई देती है हवा निकलती है और अधिक वायु निकलती है, इसलिए ये महाप्राण व्यंजन होते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कनक शब्द के दो मुख्य अर्थ निम्नलिखित में से कौन से हैं? सोना और धतूरा, गेहूं और चावल, चांदी और तांबा, धतूरा और तांबा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोना और धतूरा। कनक शब्द के दो अन्य मुख्य अर्थ है, यानी कि सोना और जो धतूरा है इसको भी कनक कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, रात्रि का सही समानार्थी शब्द क्या होगा? दिवस, प्रभात, यामिनी या वसुधा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यामिनी रात्रि का सही समानार्थी शब्द है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, समुद्र का समानार्थी शब्द कौन सा है? जलद, वारिज, जल्दी या नीरद। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल्दी है। ये क्या है? समुद्र का सही समानार्थी शब्द है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, न्यून शब्द का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से क्या होगा? न्यूधन ने, निधन उन या निधन उन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नी धन उन। न्यून का सही संधि विच्छेद होगा और इसमें कौन सी संधि है? इसमें यण संधि है। नी से निकलेगा ई और उन से निकलेगा ऊ और ये क्या बनाएंगे? यू। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी। अगला क्वेश्चन है, मनवंतर शब्द में प्रयुक्त संधि का भेद बताइए। मनुधर अंतर यण संधि, मनधन अंतर दृक् संधि, मनावधन अंतर अयादि संधि या मनहधन अंतर विसर्ग संधि। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनु धन अंतर। ये इसका सही संधि विच्छेद होगा और मनवंतर में यण संधि का प्रयोग हुआ है। मनु से निकलेगा उ प्लस असमान स्वर, इसमें अ आएगा। ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा व। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, क्रूच और कूच का क्रम से सही अर्थभेद क्या होगा? प्रस्थान स्तन, दाढ़ी या मूछ या प्रस्थान, स्तन या प्रस्थान, बाल और सेना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो क्रूच है इसका अर्थ होता है दाढ़ी या मूछ होता है और इस कूच का अर्थ होता है प्रस्थान। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सकट और सकृत शब्द युग्म का सही अर्थभेद क्या है? गाड़ी या विशिष्ट, बैल और गाय, टुकड़ा या पहाड़, अनाज और भूसा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सकट का अर्थ होता है गाड़ी और सकृत विष्ठा या गोबर इसका अर्थ होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पूर्णतः शुद्ध वर्तनी वाला है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अहोरात्र। ये अहोरात्र होता है, ये बिल्कुल सही होता है। ये अहोरात्रि नहीं होता है, अहोरात्र ही ये सही होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? प्रज्वलित, उज्ज्वल, प्रज्वलित या समुज्वल। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जो प्रज्वलित है ये गलत है। जो ऑप्शन ए में लिखा है ये पूर्ण रूप से शुद्ध है। इसमें आधा जय आएगा, फिर आएगा वलित। ये पूर्ण रूप से शुद्ध है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उज्ज्वल और समुज्वल ये भी शुद्ध रूप में लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? वह सब कुशल पूर्वक है, वह सकुशल पूर्वकता घर पहुंच गया, वह सकुशल घर पहुंच गया, वह सब कुशल घर पहुंच गया। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह सकुशल घर पहुंच गया। ये जो वाक्य है ये पूर्ण रूप से शुद्ध है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? लिंग संबंधी अशुद्धि, अधिकत्व संबंधी अशुद्धि, वचन संबंधी अशुद्धि या कारक संबंधी अशुद्धि। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिक पदत्व संबंधी इसमें अशुद्धि है। क्यों है? क्योंकि ये जो विंध्याचल पर्वत है ये दो शब्द विंध्य प्लस अंचल शब्द से बना है और ये जो अंचल शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ही पर्वत होता है। इसलिए यहाँ पर जो पर्वत आया है दोबारा आया है, यानी कि अनावश्यक रूप से आया है। इसकी आवश्यकता इस वाक्य में नहीं थी, इसलिए इस वाक्य में अधिक पद संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बाघ और बकरी एक घाट का पानी पीते हैं, वहां बहुत से पशु और पक्षी चढ़ते और उड़ते हुए दिखाई दिए, आपका भव दिए, मेरे पास केवल 5 रुपए हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका भवदीय। ये जो वाक्य है ये पूर्ण रूप से अशुद्ध है, क्योंकि ये जो भवदीय शब्द दे रखा है इसका अर्थ ही आपका होता है। इसलिए आपका और भवदीय दोनों शब्द एक साथ का प्रयोग नहीं होता। ये किसका दोष हो जाएगा? ये अधिक पद संबंधी इसमें दोष हो जाएगा। भवदीय का अर्थ ही आपका होता है, ये केवल भवदीय ही आएगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी। अगला क्वेश्चन है, सम शब्द का सही और सटीक विलोम शब्द क्या होगा? विषम, अम, दम या नियम? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विषम। सम का अर्थ होता है समान और विषम का अर्थ होता है असमान। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सोना का पर्यायवाची नहीं है? हाटक, हिरण्य, जातक रूप या उरग? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उरग है। ये सोने का पर्यायवाची शब्द नहीं है। उरग एक किसका पर्यायवाची शब्द है? ये है सर्प यानी कि सांप का ये पर्यायवाची है। हाटक, हिरण्य और जातक रूप ये तीनों सोना का पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मार और मनसीज किस देवता के पर्यायवाची शब्द है? कामदेव, भगवान शिव, कुबेर या इंद्र? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कामदेव के पर्यायवाची शब्द है मार और मनसीज। मनसीज का क्या अर्थ होता है? मनसीज का अर्थ होता है मन में जन्म लेने वाला, और मन में जो जन्म लेते हैं उनको हम कहते हैं कामदेव। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, वैश्वानर और कर्षाणु किसके पर्यायवाची शब्द है? सूर्य, अग्नि, समुद्र या यमराज? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैश्वानर और कर्षाणु ये दो दोनों हैं, ये अग्नि यानी कि आग के पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, धुंधला शब्द में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुणवाचक विशेषण। ये जो धुंधला शब्द है इससे किसी वस्तु की स्थिति, दशा या गुण या दोष का इसमें बोध होता है, इसलिए इसमें गुणवाचक विशेषण है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पंचामृत शब्द में मुख्य रूप से कौन सा समास माना जाएगा? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या अव्ययभावी समास? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्विगु समास। पंचामृत में कौन सा समास है? इसमें द्विगु समास है। और पंचामृत का सही समास विग्रह क्या होगा? 5 अमृतों का समाहार, ये इसका सही समास विग्रह होगा। और इसका जो प्रथम पद है ये क्या है? संख्यावाची है। और जिस समासिक पद का प्रथम पद संख्यावाची होता है वहां पर हमेशा द्विगु समास होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, नीलोपलब्ध शब्द में कौन सा समास है? अव्ययभावी समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या द्वंद्व समास? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्मधारय समास। नीलो उत्पल का सही समास विग्रह क्या होगा? नीला है जो उत्पल, उत्पल। तो इसका जो होगा समास सही समास विग्रह होगा। और इसमें नीला और उत्पल का मतलब होता है कमल। ये जो नीला है ये कमल की विशेषता बता रहा है। और जहां पर भी विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है वहां पर हमेशा कर्मधारय समास होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, शीतोष्ण शब्द में कौन सा समास मौजूद है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या अव्ययभावी समास? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, द्वंद्व समास। क्यों होगा? क्योंकि शीतोष्ण है ये दो परस्पर विरोधी शब्द से मिलकर बना होता है। पहला तो है इसमें शीत और दूसरा इसमें है उष्ण। और इसका सही समास विग्रह क्या होगा? शीत और उष्ण। और जिस समासिक पद के दोनों पद प्रधान होते हैं और जो और या ओजे चिन्ह से जुड़े रहते हैं उनमें हमेशा द्वंद्व समास होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन है, तात शब्द के अनेकार्थी रूप निम्नलिखित में से कौन से हैं? पिता, भाई, मित्र और पूज्य, शत्रु, दुष्ट, चालाक, राजा, मंत्री, प्रजा, पुत्र, पुत्री और माता। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पिता को भी तात कहा जाता है, भाई को भी तात कहा जाता है, मित्र को भी तात कहा जाता है और पूज्य को भी तात कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर के सुप्रसिद्ध पटवों की हवेली का निर्माण गुमांचत पटवा ने करवाया था। यह हवेली अपनी किस अनूठी विशेषता और वास्तुकला के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है? पहली है दीवार पर की गई कांच की बारीक जड़ाई यानी शीश महल कार्य के लिए, 5 मंजिला इमारत और पत्थरों पर की गई जालीदार निकासी के लिए, विशाल सोने चांदी के भित्ति चित्रों के लिए, या भूमिगत बने विशाल कमरों और पानी के टैंकों के लिए। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 मंजिला इमारत और पत्थरों पर की गई जालीदार निकासी के लिए पटुओं की हवेली विश्व भर में प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पर है? ये जैसलमेर में स्थित है। और पटुओं की हवेली का निर्माण गुमानचंद पटवा ने करवाया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भील जनजाति के प्रसिद्ध गवरी लोक नाट्य में कुड़कुड़िया नामक पात्र मुख्य रूप से क्या भूमिका निभाता है? वह मुख्य वाद्य यंत्र यानी कि मादल बजाने वाला कलाकार होता है, वह गवरी नृत्य का मुख्य खलनायक यानी कि राक्षस होता है, वह सूत्रधार होता है जो कहानी को जोड़ता है और हास्य पैदा करता है, या वह शिव यानी कि बुढ़िया का मुख्य रक्षक होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जो कुड़कुड़िया है ये सूत्रधार होता है जो कहानी को जोड़ता और हास्य पैदा करता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता मल्लिनाथ जी की स्मृति में तिलवाड़ा में मेला भरता है। बताइए इनके भाई वीर वीरमदेव के पुत्र कौन से लोक देवता थे जिन्हें सगुन शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है? बाबा रामदेव जी, हड़बूजी सांखला, बाबूजी महाराज, या मेहाजी मंगलिया। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हड़बूजी सांखला। इनको सगुन शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है। और ये जो हड़बूजी सांखला है ये वीर वीरभद्र के पुत्र थे, और ये जो वीर वीरभद्र है ये मल्लिनाथ जी के भाई थे। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विवाह के समय वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा वर यानी कि दूल्हे और बारात को भोजन कराते समय गाए जाने वाले प्रसिद्ध सीठड़े लोकगीत मूल रूप से किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? वीर रस प्रधान गीत, विरह और वियोग के गीत, हास्य व्यंग्य और मीठी गालियों के गीत, या धार्मिक भजन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हास्य व्यंग्य और मीठी गालियों के जो गीत होते हैं उन्हें स्थानीय भाषा में सीठने कहा जाता है। और सीठने कब गाए जाते हैं? दूल्हे और बारात को जो भोजन कराया जाता है तब ये सीठने गीत गाए जाते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कोटा की प्रसिद्ध उजाड़ शैली और झाला हवेली के भित्ति चित्र किस प्रसिद्ध चित्रकला स्कूल के प्रमुख उपशैलियां माने जाते हैं? मेवाड़ स्कूल, टूंडाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, या हाड़ौती स्कूल। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाड़ौती स्कूल की उपशैलियां मानी जाती है उजाड़ शैली और झाला हवेली के जो भित्ति चित्र है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी महिलाओं द्वारा कान के ऊपरी हिस्से में पहने जाने वाले उस पारंपरिक आभूषण को क्या कहते हैं जो सोने और चांदी के तारों से बना होता है और मयूर या पत्ती के आकृति का होता है? पीपल पत्ता या ओगनिया, कंदोरा, चूप, या नोगरी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीपल पन्ना या ओगनिया कहते हैं। ये महिलाओं के कान में पहने जाने वाला आभूषण है और इस आभूषण के ऊपर मोर और पत्ती की आकृति बनी होती है और ये सोने और चांदी के तारों का बना होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के सुप्रसिद्ध तमाशा लोक नाट्य को मूल रूप से महाराष्ट्र से जयपुर लाकर किस महाराजा के काल में विशेष राजकीय संरक्षण और लोकप्रियता मिली थी? महाराजा सवाई जय सिंह, महाराजा सवाई प्रताप सिंह,
महाराजा सवाई माधो सिंह या महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराजा सवाई प्रताप सिंह के काल में तमाशा लोकनाट्य को महाराष्ट्र से जयपुर लाया गया और राज्य के संरक्षण और लोकप्रियता इसको मिली थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध करणी माता का मुख्य मंदिर देशनोक जो कि बीकानेर में स्थित है। करणी माता के मंदिर में पाए जाने वाले पवित्र सफेद चूहों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मोसक, ऊंदरा, काबा या सिद्ध। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काबा कहा जाता है। किनको? सफेद चूहों को कहा जाता है और ये करणी माता के मंदिर में पाए जाते हैं। और करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में स्थित है और करणी माता को चूहों की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी संस्कृति के अंतर्गत मेहंदी के लिए राजस्थान का कौन सा शहर पूरे भारत में प्रसिद्ध है, जहां की मेहंदी को जीआई टैग भी मिल चुका है? सांगानेर जयपुर, अकोला चित्तौड़गढ़, सोजत पाली या कतरेसर बीकानेर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोजत पाली। सोजत की जो मेहंदी है ये पूरे भारत में प्रसिद्ध है और इसको जीआई टैग भी मिल चुका है और सोजत है ये पाली जिले में स्थित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता वीर तेजाजी महाराज का जन्म नागौर जिले के किस प्रसिद्ध गांव में एक ढोले जाट परिवार में हुआ था? खड़नाल, पर्वतसर, सुरसुरा या कतरियासर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खड़नाल। वीर तेजाजी महाराज का जो जन्म है ये नागौर जिले के खड़नाल गांव में हुआ था और इनका जन्म एक ढोले जाट परिवार में हुआ था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक दुर्ग को चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद राज्य का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट यानी कि आवासीय किला माना जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर का किला, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद या रणथंभौर दुर्ग सवाईमाधोपुर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोनारगढ़ दुर्ग जिसे जैसलमेर किले के नाम से भी जाना जाता है। यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट यानी कि आवासीय किला माना जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण राजस्थान में मिट्टी के अनाज रखने के बड़े पात्र बनाए जाते हैं जिन पर सुंदर आकृतियां उकेरी जाती है। इन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? कोठिया या सोहरी, कावड़, बेवान या खंडे। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोठिया या सोहरी। ग्रामीण राजस्थान का जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर मिट्टी के अनाज रखने के बड़े बड़े पात्र बनाए जाते हैं जिनको स्थानीय भाषा में या तो कोठे कहा जाता है या सोहरी कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भील जनजाति के घरों को कू या तापरा कहा जाता है। बताइए इन घरों के बाहर बने बरामदे या ढके हुए ओसारे को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? गोफन, टेबड़ा, ढोलिया या भराड़ी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या कहते हैं? ढोलिया कहते हैं। किसको कहते हैं? जो भील जनजाति के घर होते हैं उनके जो बाहर घरों के बाहर बरामदे या ढके हुए ओसारे होते हैं उनको स्थानीय भाषा में ढोलिया कहते हैं और उनको घर को क्या कहते हैं? कू कहते हैं या फिर तापरा कहते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान के सरवाहों और ग्रामीणों द्वारा रेगिस्तान में प्यास बुझाने के लिए ऊंट की खाल से बना एक विशेष पानी का पात्र उपयोग में लाया जाता है। इसे क्या कहते हैं? कोपी, कुपी, बादड़ा या दाबू। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कूपी कहते हैं। किसको कहते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में चरवाहों द्वारा रेगिस्तान में प्यास बुझाने के लिए एक ऊंट की खाल से बना एक विशेष पानी का पात्र होता है, उसको कहते हैं कूपी, जिसमें पानी ठंडा रहता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, शेखावाटी और ढूंढाड़ क्षेत्र में लोक पर्वों पर बनाई जाने वाली सांझी मुख्य रूप से किस सामग्री से दीवार पर उकेरी जाती है?
केवल सूखी खड़िया से, गाय के गोबर और मिट्टी से, लाल मिर्च के पेस्ट से या तांबे के घोल से। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गाय के गोबर और मिट्टी से बनाई जाती है सांजी। कहाँ पर बनाई जाती है सांजी? शेखावाटी और ढूंढार क्षेत्र की प्रसिद्ध है, जो कि लोक पर्व पर बनाई जाती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी आभूषणों के अंतर्गत नेवरी शरीर के किस हिस्से में पहने जाने वाला एक बेहद सुंदर और बुनियादी आभूषण है? पैर में, बाजू में, कमर में या अंगुली में? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पैर में पहने जाने वाला आभूषण है नेवरी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के देहाती अंचलों में बादलों की गड़गड़ाहट और पहली बारिश के समय गाए जाने वाला वह कौन सा सरल लोकगीत है जो टिड्डियों और फसलों से जुड़ा है? टिड्डो गीत, मूमल, हमसीडो या बिछुड़ो? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा गीत है? टिड्डो गीत है। और ये कब गाया जाता है? बादलों की गड़गड़ाहट और पहली बारिश के समय गाए जाने वाला गीत है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ और हाड़ौती के ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों की रखवाली के लिए लकड़ी और घास फूस से बनाई जाने वाली अस्थायी ऊंची झोपड़ी या मचान को क्या कहा जाता है? गोफन, टपरिया, गोफा या मचान या झूपा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोफा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ग्रामीण क्षेत्रों में खेती की रखवाली के लिए लकड़ी और घास फूस से बनाई जाने वाली अस्थायी जो ऊंची झोपड़ी होती है उसको गोफा कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में जब किसान पहली बार खेत में हल जोतने जाता है तो हल और बैल दोनों को जो रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधी जाती है उसे राजस्थानी संस्कृति में क्या कहते हैं? काकन डोरड़ा, गोगा राखड़ी, मोली या कूक थोपा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोगा राखड़ी। जब किसान पहली बार खेत में हल चलाता है उस समय वह हल और बैल दोनों को जो रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधता है उसको गोगा राखड़ी कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह प्रसिद्ध ऐतिहासिक किला कौन सा है जिसके बारे में यह कहावत प्रचलित है कि यहाँ पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे यानी कि पैरों की जरूरत होती है? जैसलमेर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहा गया है कि यहाँ तक पहुंचने के लिए पत्थर की टांगों की जरूरत होती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक राजस्थानी श्रृंगार में कनकती यानी कि कंदोरा महिलाओं द्वारा शरीर के किस हिस्से में पहने जाने वाला एक मुख्य चांदी का आभूषण है? कलाई में, कमर में, गले में, पैर के अंगूठे में? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कमर में पहने जाने वाला आभूषण है कनकती, जिसको हम कंदोरा भी कहते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, श्रावण मास यानी कि श्रावण में तीज के त्योहार पर राजस्थानी महिलाओं द्वारा विशेष रूप से ओढ़े जाने वाली 5 रंगों की धारीदार ओढ़नी को क्या कहते हैं? पीला पौंचा, मोटड़ा, लहरिया या चुनरी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लहरिया कहते हैं। ये जो लहरिया है ये तीज के त्योहार पर राजस्थानी महिलाओं द्वारा विशेष रूप से ओढ़े जाने वाली एक 5 रंगों की ओढ़नी होती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जालोर क्षेत्र के किस प्रसिद्ध लोक देवता को प्रकृति प्रेमी देवता माना जाता है जिनके मंदिर के आसपास के वनों यानी कि ओरन से पेड़ काटना सख्त मना होता है? तल्लीनाथ जी, वीर फत्ता जी, बाबा झुंकार जी या आलम जी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तल्लीनाथ जी। इनको प्रगति प्रेमी देवता माना जाता है और इनके जहाँ पर मंदिर होता है, जहाँ पर भी इनका मंदिर होता है वहाँ के जो पेड़ होते हैं उनको काटना सख्त मना होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है, धौलपुर जिले में स्थित वह कौन सा प्रसिद्ध और पवित्र धार्मिक स्थल है जिन्हें सभी तीर्थों का भांजा कहा जाता है? गलता जी, मचकुंड, बनेश्वर या पुष्कर? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मचकुंड। मचकुंड है, इसको सभी तीर्थों का भांजा कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मोलेला जो कि राजसमंद में स्थित है, गांव मिट्टी के सुंदर मूर्तियां और खिलौने बनाने की विद्या के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इस हस्तशिल्प कला को राजस्थानी संस्कृति में क्या कहा जाता है? उस्ता कला, मथेरन कला, टेराकोटा कला या थेवा कला? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेराकोटा कला के नाम से जानी जाती है। टेराकोटा कला के लिए मोलेला राजसमंद का गांव प्रसिद्ध है। और इस टेराकोटा कला में क्या किया जाता है? इसमें सुंदर मिट्टी की मूर्तियां और खिलौने बनाए जाते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। लुक द बर्ड्स इन द स्काई राइट नाउ। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर फ्लाइंग। आर फ्लाइंग क्यों आएगा? वाक्य में क्या दे रखा है? एक तो लुक दे रखा है और राइट नाउ दे रखा है, जो ये दर्शाता है कि कार्य बोलते समय आंखों के सामने चल रहा है। ऐसे वाक्यों में हमेशा प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज एम आर इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है। और द बर्ड्स दे रखा है जो कि बहुवचन में है, इसलिए इसमें क्या आएगा? आर फ्लाइंग इसमें प्रयोग होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। द बॉय ब्रोक द विंडो पैन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द विंडो पैन वाज ब्रोकन बाय द बॉय। क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो सेंटेंस दे रखा है ये किसमें है? सिंपल पास्ट टेंस में है। क्यों है? क्योंकि इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म दे रखी है और इसका पैसिव वॉइस बनाते समय किस में बदलेगा? ये वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में इसका प्रयोग होगा। या फिर क्या दे रखा है? द विंडो पैन, जो कि है एक वचन में है, इसलिए इसने वाज ब्रोकन इसकी थर्ड फॉर्म प्रयोग होगी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। माय मदर सेड टू मी आई एम क्लीनिंग द रूम। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माय मदर टोल्ड मी दैट शी वाज क्लीनिंग द रूम। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक सिंपल सेंटेंस है। क्या है? सिंपल सेंटेंस है। इसमें जो सेड टू है ये किसमें बदल जाएगा? ये तो बदल जाएगा टोल्ड में, और इनको जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग होगा। और इसमें जो माय मदर दे रखा है इसके अनुसार सब्जेक्ट बदलेगा सी में, और इसमें क्या दे रखा है? आई एम क्लीनिंग, जो बदल जाएगा वाज क्लीनिंग में ही बदल जाएगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब। इट इज ए वेरी गुड मूवी, यू वॉच इट। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुड। इसमें किसका प्रयोग होगा? शुड में प्रयोग होगा। जब हम किसी को कोई अच्छी चीज करने की सलाह या सिफारिश देते हैं तो उसके लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल आर्टिकल। यस्टरडे आई सो वन आइज मैन इन द मार्केट। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए, यह आर्टिकल का प्रयोग होगा। क्यों होगा? इसमें जो ये वन दे रखा है ये क्या है? इसको बोलने में तो ये वोवल साउंड है। जब इसका हम हिंदी में उच्चारण करते हैं तो कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि ये व से इसका उच्चारण करते हैं, जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है। और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हमेशा ए का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, रीअरेंज द सेगमेंट टू फॉर्म ए ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो आपको ये जो चार छोटे छोटे सेंटेंस दे रखे हैं इनको ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस में अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? इसमें सबसे पहले आएगा क्यों आएगा, माई लिटिल सिस्टर। उसके बाद आएगा पी, लव्स
टू, उसके बाद आएगा एस, प्ले, एवरी डे, उसके बाद आएगा आर, तो विथ हर डॉल्स। तो इसका सही अर्थ क्या बन जाएगा? मेरी छोटी बहन को रोज अपनी गुड़ियों के साथ खेलना पसंद है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्यों आएगा सबसे पहले, उसके बाद पी, फिर एस और फिर आर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड एसेंट? एसेंट का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है प्राचीन या पुराना। आपको इसका सिनोनिम यानी कि समानार्थी बताना है। तो इसमें आपका सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन सी, ओल्ड। ओल्ड का भी क्या अर्थ होता है? प्राचीन और पुराना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट फेमिनिन जेंडर ऑफ द नाउन गेंडर। गेंडर का क्या अर्थ होता है? गेंडर का अर्थ होता है नर, हंस होता है। और इसका सही फेमिनिन जेंडर यानी कि इसका जो स्त्रीलिंग है वह क्या होगा? वह होगा गूज। गूज का क्या अर्थ होता है? ये होता है मादा। मादा हंस को हम कहेंगे गूज। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब आर्ग्यूमेंट द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज नॉट गुड। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। यहाँ क्या आएगा? इज। क्यों आएगा? क्योंकि इस वाक्य में जो वास्तविक कर्ता है दीज मैंगोज नहीं है, बल्कि आमों की जो क्वालिटी है यानी कि द क्वालिटी, इसमें वास्तविक क्या है? इसमें करता है जो कि एक वचन में है और ये अगणनीय भी है, इसलिए इसमें इस का प्रयोग होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ब फॉर्म एवरीवन ऑफ द हाउस पेंटेड ब्लू। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इज। इसमें भी इज का प्रयोग होगा जब वाक्य की शुरुआत एवरीवन ऑफ, इसके अलावा ईच ऑफ या इससे नाइदर ऑफ से होती है, तो उसके बाद आने वाली संज्ञा भले ही क्या हो? बहुवचन हो। यहाँ पे क्या है? हाउस है, ये क्या है? बहुवचन है। लेकिन जो वास्तविक कर्ता एक वचन इसमें माना जाता है, इसलिए इसमें हमेशा एक वचन क्रिया इज का प्रयोग होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये है आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इस वाक्य में शेक्सपियर शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। मैं आपको बताऊंगी कि वहां पर आपका ये सही है या गलत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, ताकि आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।